ट्रंप का समझौता और ईरान की चेतावनी क्या है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध की आंच अब केवल मिसाइलों और प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष अमेरिका की संसद, तेल बाजार, समुद्री मार्गों, वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को भी सीधे प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसी बीच अमेरिकी संसद में युद्ध को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। ईरान लगातार नई चेतावनियां दे रहा है और खाड़ी क्षेत्र में तनाव पहले से अधिक खतरनाक रूप लेता दिख रहा है। व्हाइट हाउस में सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है और वह इस संघर्ष से थक चुका है। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। अब ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट ने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ युद्ध जारी नहीं रख सकते हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र की स्थिति को अब और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पहला बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन कतर, सऊदी अरब, यूएई के अनुरोध के बाद फिलहाल उस हमले को रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत को अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा घटनाक्रम हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ा है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए नाम की नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ईरान ने साफ कहा है कि बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों को अवैध माना जाएगा। ये वही समुद्री मार्ग हैं जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है। अब ऐसे में इस कदम का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। तीसरा बड़ा संकेत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आया। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। अब चौथा विवाद क्या है? ईरानी संसद से जुड़ा है। वहां एक ऐसा विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव शामिल बताया गया। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस अब छेड़ दी है। पांचवा बड़ा आर्थिक संकेत जो है वो अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को समुद्र में खड़े पुराने टैंकरों में तेल जमा करना पड़ रहा है। फारस की खाड़ी में ईरानी तेल से भरे जहाजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उधर अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद सामने आने लगे हैं। अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट सांसद सेथ मोल्टन ने सीधे सवाल उठाया कि आखिर इस युद्ध को जीतने की योजना क्या है। इराक युद्ध में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का हिस्सा रह चुके मोल्टन ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका यह युद्ध हार रहा है। मोल्टन ने कहा है, अब तक ना तो कोई परमाणु समझौता हुआ, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह खुल पाया है। उन्होंने सवाल किया कि इस गलती की कीमत अमेरिका को कितनी और जान देकर चुकानी होगी। इन सवालों पर यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर नाराज दिखाई दिए हैं और मोल्टन के बयान को पूरी तरह अनुचित बता दिया है। हालांकि इससे पहले कूपर यह दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए। संघर्ष विराम के बावजूद अमेरिकी सेना हर स्थिति के लिए तैयार है। इसी सुनवाई के दौरान ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले का मुद्दा भी उठा है। अब आरोप है कि 28 फरवरी को हुए इस हमले में लगभग 170 ईरानी नागरिक मारे गए थे, जिनमें अधिकतर स्कूली बच्चे थे। लेकिन एडमिरल कूपर ने उस हमले की जिम्मेदारी लेने से बचाव किया। ईरान ने अमेरिका को नई चेतावनी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि यदि दोबारा युद्ध हुआ तो अमेरिका को और बड़े सरप्राइज मिलेंगे। उन्होंने दावा कर दिया है कि इस संघर्ष के दौरान ईरान ने कई नई सैन्य जानकारियां, रणनीतिक अनुभव हासिल किए हैं। अरागची ने दावा किया, ईरान ने पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में जरूर कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान अमेरिका को कई विमानों के नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बार कार्रवाई अमीन एक्सचेंज नाम की कंपनी उससे जुड़े नेटवर्क पर की गई। अमेरिका का आरोप है कि यह कंपनी ईरानी बैंकों के लिए वित्तीय लेन देन में सहायता कर रही थी।
यह नेटवर्क यूएई, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ बताया गया है। अब इसके साथ अमेरिका ने 19 जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। आरोप है इन जहाजों के जरिए ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्यात कर रहा था। इन सबके बीच ट्रंप लगातार यह दोहरा रहे हैं कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई सैन्य कार्रवाई शुक्रवार, शनिवार, रविवार या अगले सप्ताह की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होगा और आने वाले समय में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह संघर्ष वास्तव में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या फिर यह केवल एक अस्थायी ठहराव है जिसके बाद मध्य पूर्व में और बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ प्रतिबंध, सैन्य तैयारी, चेतावनियां, राजनीतिक टकराव लगातार दिखाई दे रही हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट अरविंदर सिंह तेजावत जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले माथुर सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आने वाले समय में तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। सर, क्या लग रहा है, क्या सच में युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान कह रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, उसके लिए अमेरिका तैयार है। चेतावनियां दी जा रही है, सैन्य तैयारियां की जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्ति की ओर है। क्या स्थिति सर लग रही है? क्या सच में युद्ध अब समाप्त होगा? जय हिंद शिवांगी। देखिए, युद्ध समाप्ति और सीज फायर में जो फर्क है वो हमको समझने की आवश्यकता है। सीज फायर हुआ है और सीज फायर में भी मेरा ये मानना है कि अगर आपने वहां पर एक ब्लॉकेड लगा रखा है तो वो ब्लॉकेड वर्चुअली टेंटामाउंट्स टू वॉर। ब्लॉकेड लगा रखा है आपने, अपने ब्लॉकेड के मार्फत आप जो वहां से आने जाने वाले यातायात को कह रहे हैं कि आप यहां से जा नहीं सकते, अन्यथा हम फायर करके आपको डुबो देंगे। तो ये भी एक तरीके का युद्ध की परिस्थिति बनी। नो वॉर नो पीस एक शब्द होता है, फौज में इस्तेमाल होता है, वो परिस्थिति आज वहां पर बनी हुई है। अब जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का है, देखिए दो चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। पहली बात, ईरान को सामरिक तौर पे मिलिटरीली बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इस युद्ध में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट मैं आपके चैनल पे भी दे चुका हूं और हर जगह इस बात को समझने की जरूरत है। ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग एंड अमेरिका लूजेस बाय नॉट विनिंग। ईरान जब तक वो हार नहीं रहा है निर्णायक तौर पर, तब तक उसकी जीत मानी जाएगी, और अमेरिका जब तक निर्णायक तौर पर जीत नहीं रहा है वो हार रहा है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो परिस्थिति है, ये जो स्टेटमेंट्स ट्रंप के हैं वो क्यों आ रहे हैं? दो खास वजह उसकी हैं। पहली बात, ट्रंप के सारे स्टेटमेंट एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति का हिस्सा है। वो दबाव बनाना चाह रहा है, वो दबाव बनाना चाह रहा है ईरान पर, वो दबाव बनाना चाह रहा है पूरे विश्व समुदाय पर कि वो ईरान को के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि वो हॉर्मुज का कोई निर्णय ले और इस युद्ध को समाप्त करने की कोई प्रक्रिया शुरू करे, ताकि जो वैश्विक आर्थिक संकट है उससे निपटा जा सके। ये बिल्कुल क्लियर है, ये अमेरिका दबाव की रणनीति बना रहा है। दूसरी बात, जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान जानता है कि वो सैन्य तौर पर अमेरिका से नहीं जीत सकता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, आपने भी अभी दो एक उदाहरण दिए कि F-35 गिरा लिया, ये गिरा लिया, वो गिरा लिया, उसका मेरा अलग मत है, लेकिन बिल्कुल ईरान को यह लगता है कि उन्होंने इस युद्ध में मिलिटरीली अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। देखिए, जब 48-49 दिन युद्ध चला और उन 48-49 दिनों में उन्होंने 20,000 हवाई हमले ईरान के बीच में किए, ईरान और ईरान के तमाम जो उनके अड्डे हैं, जो उनके हेडक्वार्टर्स, उन सब जगहों पर किए, तो कुछ नुकसान तो होगा। ये लड़ाई है, ये कोई बिल्कुल एक तरफा ये पंचिंग बैग के ऊपर बॉक्सिंग का बॉक्सर नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई है, इसलिए तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। लेकिन जो ईरान का नुकसान हुआ है वो समझने की आवश्यकता है। अब
जहां तक सवाल ईरान के स्टेटमेंट्स का है, ईरान के पास स्टेटमेंट देने की वजह एक और है। उसको इस बात का यकीन है कि रूस और चीन दोनों उसकी अगर फिजिकली मदद नहीं भी कर रहे हैं, वो उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए वो उस ताकत को, उसको लगता है कि वो ताकत उसके पास मौजूद है, और उसके अलावा उन्होंने मिलिटरीली इनके ऊपर दबाव बना लिया है अमेरिका के ऊपर। तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो एक इस बात के ऊपर इशारा कर रही हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये स्टेटमेंट ईरान का कि आपको नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे, ये फिर भी आप कितना भी सरप्राइज दे लें, आप अमेरिका की मिलिट्री माइट को कोई सरप्राइज नहीं कर सकते। इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई संदेह ईरान को भी है और किसी को और को भी होना चाहिए। अब जहां तक सवाल युद्ध समाप्ति का है, शिवांगी देखिए, ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जो 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 रिक्वायर डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उसमें लचीलापन लाएंगे। ये बात कई दफा मैंने कही कि अगर आप जब तक एक 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 हिंट नहीं देंगे कि आप परमाणु पर बात करने को तैयार हैं, आप हॉर्मुज पर बात करने को तैयार हैं, तब तक बात कैसे शुरू होगी। अमेरिका की परिस्थिति शिवांगी ऐसी है कि वो यहां से बिना एक फेस सेविंग ऑफ रैंप लिए नहीं जा सकता। अगर वो गया तो ये अमेरिका के लिए, मैं बता सकता हूं कैसे, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी होगी। उनको आर्थिक रूप से इतना जबरदस्त नुकसान होगा अगर वो यहां से खाली हाथ चले गए। तो उनको एक ऑफ रैंप देना पड़ेगा, और अगर आप उनको ऑफ रैंप नहीं मिला शिवांगी, तो ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं। सर मेरे साथ बने हुए अरविंद सर, जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है कि युद्ध बहुत जल्द समाप्ति की ओर बढ़ेगा, लेकिन समाप्ति के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लिए परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। अब इस बात को लेकर ईरान भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात करें तो उस पर पूरी तरीके से नाकेबंदी लगी हुई है। तो अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जिस तरीके से माथुर सर ने भी कहा कि थोड़ा इम्पॉसिबल है कि अभी जो है युद्ध समाप्ति की ओर बढ़े, इसके लिए बातचीत करना, एक मेज पर दोनों नेताओं को बैठना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में क्या युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा या युद्ध और ये आक्रामक रूप आने वाले समय में ले सकता है? सर आपसे समझूंगी। मुझे ऐसा लगता है शिवांगी जी कि ये न युद्ध बढ़ेगा और न ये युद्ध समाप्त होगा। और माथुर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से बिना कुछ हासिल किए हुए वापस लौट नहीं सकता है। और अमेरिका को ये फायदा है कि वो अगर वहां बना रहता है ईरान के आसपास रेड सी वाले पूरे एरिया में, तो उससे उसको फायदा ये है कि ईरान की एक तरीके से आर्थिक नाकेबंदी हो गई है, और ऐसे में ईरान के अंदर टूटन मचना शुरू होगी। तो अमेरिका यहाँ लंबे समय तक यहीं बैठे रहने की तैयारी कर रहा है, और यही कारण है कि उसने दरअसल जो साउथ चाइना सी है वहां से अपना ध्यान हटाकर पहले ईरान को बिल्कुल तोड़ने, आर्थिक रूप से तोड़ने का उसने मन बना लिया। तो यह न तो लड़ाई होगी, क्योंकि अगर हमला करते हैं तो हमला करने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर हमले भी होते हैं तो वो दरअसल हवाई हमले होंगे, वो हो सकते हैं, उसकी रणनीति तैयार की जा सकती है। और वो निश्चित रूप से ऐसा कर रहे होंगे, जैसे कि कुछ दिनों पहले के घटनाक्रम से ऐसा अंदाज लग रहा था। जिस तरीके से अमेरिका वहां पे जो सर्विलेंस और वो सारी तमाम चीजें कर रहा था, वो दरअसल पहले से जो डाटा जुटाने के लिए जो तैयारी की जाती है लड़ाई से पहले, वह सब कुछ हो रहा था। तो हमला भी हो सकता है, पर हवाई हमला होगा। और पूरी तरीके से आर्थिक नाकेबंदी के बाद में ईरान के लिए हालत वैसे भी खराब है। तेल की कुओं से तेल निकल नहीं पा रहा है, तो न तो वहां पे आय कोई निश्चित साधन बन पा रहा है, न कुछ हो रहा है। और अमेरिका ने जो शर्तें रखी है उसके आधार पर तो ईरान के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाएगा, और ऐसे में ईरान किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा, और अमेरिका उससे कम मानने के लिए तैयार नहीं है। शिवांगी जी, ऐसे में अगर संकट की बात करें तो अगर युद्ध रुकता भी नहीं है, जो स्थिति बनी हुई है, युद्ध रुकेगा भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ेगा, तो अभी जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति तो ठीक नहीं है बाकी देशों के लिए। हमने देख रहे हैं कि कितना संकट देशों में गहराया हुआ है। अगर अपने ही देश भारत देश की बात कर लेते हैं तो एक सिचुएशन जो है वो खराब है।
आगाह अभी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन पहले ही संबोधन में तमाम बातें कह दी है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन और आगाह देशवासियों के लिए किया जा रहा है। तो इस संकट में अब भारत जैसे तमाम देश, अब वहां तो युद्ध रुकेगा नहीं, लेकिन बाकी जो देश हैं उनका जो वैश्विक संकट है, आर्थिक संकट है, वो तो गिरावट में, गश्त में जा रहा है। तो उससे कैसे निपटा जा सकता है? उनके लिए तो लगातार खतरा बना हुआ है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जी बिल्कुल शिवांगी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और उसमें बात तो यही है कि जो ईमानदार एक्सपर्ट्स हैं वो काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि यहाँ पे भारत को कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी होगी, क्योंकि अगर भारत इन सब चीजों के खिलाफ बोलता है तो उसमें भारत को कहीं कोई नुकसान नहीं है, ना डिप्लोमेटिक स्तर पर ना कहीं पे भी, पर भारत के हितों को बहुत जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में भारत अगर चुप रहता है तो ठीक नहीं है। भारत की जीडीपी नीचे आ जाएगी और उसके बाद में जो दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था जो बनने के भारत के जो सपने हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत का पूरा जो डेवलपमेंट है वो पेट्रोलियम पर आधारित है। चीन की तरह ऐसा नहीं है कि आधा पेट्रोलियम और आधा उसने जो नॉन हाइड्रोकार्बन एनर्जी सोर्सेज हैं वो उसने इजाद कर लिए हैं। भारत अब भी सौर ऊर्जा के मामले में या अल्टरनेटिव जो विद्युत ऊर्जा या जो तमाम जो अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं उसमें काफी पीछे हैं, और भारत की अभी भी बहुत बड़ी डिपेंडेबिलिटी पेट्रोलियम पर है। तो ऐसे में कम से कम अगर सबसे ज्यादा किसी बड़े देश के हित प्रभावित हो रहे थे तो वो भारत ही है। तो भारत जैसे देशों को काफी नुकसान है, पर भारत को कहीं ना कहीं उस तरीके से न्यूट्रल रह के एक स्टैंड लेना होगा और इसका विरोध करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम यह डरें कि इजराइल से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, या अमेरिका से हम डरें कि वह बहुत ताकतवर देश है, या वह कि हमारे साथ व्यापार बंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा। तो भारतीय हितों को नुकसान पहुंच रहा है, और यहाँ पे खासकर जो भारत के ओपोजिशन है उनकी भी राय ऐसी ही है कि दरअसल एक स्टैंड लिया जाना चाहिए। और खासकर जो बहुत सारे जो संगठन है, जो राष्ट्रवादी संगठन है भारत में, उन्होंने भी जो जिनसे सरकार को काफी समर्थन मिलता रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि भारत को आगे आकर सामने से बात करना पड़ेगा, तब शायद है कि सिचुएशन थोड़ी सी मेंटेन हो सके। यहाँ पर एक एक्शन लेने की बेहद जरूरत है भारत को। भारत की स्थिति पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर भारत को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को? क्या आगे आकर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है? शिवांगी, देखिए, भारत जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, मेरी समझ से वो तरीका अभी तक बहुत कामयाब रहा है, और मेरे तरफ से वो तरीका बिल्कुल ठीक है। भारत का आज से नहीं, सदैव से एक मत रहा है कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नॉन अलाइंड मूवमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ये हमारी विदेश नीति है, इस विदेश नीति में कोई बदलाव मुझे कहीं भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि हम बजाय नॉन अलाइंड के हम मल्टी अलाइंड कंट्री हो गए हैं। फिर भी हम किसी और एक पक्ष का साथ नहीं ले रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है, और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार आज जो परिस्थिति है उसमें एक चीज बिल्कुल साफ उभर करके सामने आ रही है शिवांगी, और वो चीज ये है कि जो उस कुछ समय पहले की दुनिया की सुपर पावर्स थी, आर्थिक सुपर पावर या सामरिक सुपर पावर या किसी भी प्रकार से, उन सुपर पावर की मिडिल पावर्स पे या लोअर पावर्स पे डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। इनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। उसका अर्थ ये निकलता है कि अब विजडम इसमें है। देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के साथ व्यस्त है, उसकी भी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। चीन के पास इतनी शक्ति नहीं, ताकत लगा पा रहा है। ये मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इस पश्चिम एशियाई युद्ध से चीन को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से भी और हर प्रकार से। देखिए, चीन का $400 बिलियन का पश्चिम एशिया के साथ क्रिटिकल ट्रेड है। वहां से वो तेल के अलावा बहुत सारी चीजें वहां से बाकी पश्चिम एशियाई देशों से उनका व्यापार उनका वहां पर होता है। वो तमाम व्यापार अभी कहीं ना कहीं प्रभावित है। तेल का भी जब से ये ब्लॉकेड लगा है
उसमें भी परेशानी आ रही है, हालांकि वो ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ रहे हैं। तो चीन को भी नुकसान हुआ है। अमेरिका के सुपर पावर की जो 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 उनकी वो जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह टार्निश हो चुकी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आवश्यकता है कि आप बाइलेटरल लेवल पे या ट्राइलेटरल या क्वाड्रिलेटरल लेवल पे अपने देशों के साथ, जिन देशों के साथ आपके हित मिलते हैं और उनके साथ आप अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनके साथ संबंधों को और बेहतर बनाएं, उनके साथ व्यापार बढ़ाएं, उनके साथ अपना जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएं और सामरिक कोऑपरेशन को बढ़ाएं। और यही एग्जैक्टली भारत करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जिन 5 देशों के टूर पे प्रधानमंत्री गए हैं, आप देखिए किस प्रकार से हमने यूएई के साथ संबंधों को ठीक किया है। 30 मिलियन बैरल्स जो है हमारे बिहाफ पे यूएई ने अपने देश में तेल को प्रिजर्व करके रखने के लिए बात की है। वाडीनाथ में ये एक बहुत बड़ा परिणाम है कि एक पॉजिटिविटी भारत देश के लिए तमाम देशों से हमेशा से देखने को मिली है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम दौरे पर रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है। फिलहाल सर आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आपने समय दिया विषय पर चर्चा की। माथुर सर, अरविंद सिंह तेजावत सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, आने वाले समय में तेल की, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो उसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन आने वाला समय बताएगा क्या सच में युद्ध समाप्ति की ओर है या फिर युद्ध एक और आने वाले समय में आक्रामक स्थिति में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।